हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज हम अपना लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जब हम एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने बैकग्राउंड देख चुके हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या लॉज आए थे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मतलब किस लोगों ने बनाया, किस कमिटी ने बनाया, उस कमिटी के पास पावर कैसे आई, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। फिर हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल फीचर्स देख चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारी एक तरीके से समरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका जो विजन है प्रियम्बल के रूप में, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये सब करने के बाद हम फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो देखो, बहुत ही हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही प्रॉपर फ्लो है। ठीक है, जैसे आप एक मकान बना रहे हो, तो सबसे पहले आप देखोगे कि हम कितने एरिया में मकान बना रहे हैं, हमारे मकान का नाम क्या है ना, ये सारी चीजें। तो उसी तरह से जो हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने पार्ट्स थे, फिर उसके बाद क्या चीजें हुई है ना। तो जैसे कि मतलब 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे। ठीक है, तो एक एक पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इस टाइम पे 25 पार्ट्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब हमारा स्टेट्स का जो संघ है और उसके अंदर के जो राज्य हैं उनके बारे में। ठीक है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, 4 आर्टिकल्स कंटेन करता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, तो पहला आर्टिकल जो है हमारा, वो किसके के बारे में बात करता है कि हमारा जो नेशन है, इसका क्या नाम होगा और ये कहां से कहां तक होगा, क्या टेरिटरी होगी इसकी। ठीक है, तो जो हमारा हमारा जो आज का नेशन इंडिया है, उसको हम इंडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो हमारा नेशन है उसका नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। तो ये दो वर्ड, ये बहुत ही सारा कॉन्ट्रडिक्शन था कि इंडिया बोले या भारत बोले। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है, एक स्टेट्स का एक यूनियन है, याद रखना यहाँ पे, नॉट अ फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन नहीं बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यूनियन। क्यों, इस बारे में भी हम आगे चल के थोड़े से ही देर में हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज इंडिया, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, क्यों, चलो अभी पता चलेगा। ठीक है, पहली चीज ये बोली। ठीक है, तो क्या बोला, इंडिया को नाम बताया और बोला क्या है, स्टेट्स का हमारा क्या है, यूनियन है, जिसको हम बोलते हैं इंडिया। ओके, दूसरी चीज क्या बोलते हैं उसके टेरिटरी के बारे में, कि इंडिया में वो टेरिटरीज हैं जो कि शेड्यूल 1 में, ठीक है, शेड्यूल 1 में जिनको हमने लिखा हुआ है, वो हमारी इंडिया के अंदर वो टेरिटरीज आती है। शेड्यूल क्या, तो एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर आर्टिकल इज गिवन इन अ शेड्यूल। ठीक है, तो उसमें अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या टेरिटरीज दी गई थी। ठीक है, तो वो जो स्टेट्स हैं, वो टेरिटरीज जो कि शेड्यूल 1 के अंदर हैं, वो हमारी क्या है, इस इंडिया, इस यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर आती है। ठीक है, अब देखो इंडिया के अंदर कौन सी टेरिटरीज आएंगी, तो सारी टेरिटरीज जो कि जो क्या हमारे स्टेट्स के अंदर, जो स्टेट्स की है। ठीक है, सारी यूनियन टेरिटरीज जो कि हमने फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है, और आगे चल के जो टेरिटरीज इंडिया अक्वायर करेगा, वो टेरिटरीज भी क्या आएंगी, इंडिया के अंदर आएंगी। तो ये 3 बातें कही गई आर्टिकल 1 में, सिंपल सी बात। इंडिया, हमारा नेशन का नाम क्या है, इंडिया है, जो कि भारत क्या है, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। उसमें कौन सी टेरिटरीज आती है, वो हमने शेड्यूल 1 में लिख दिया है। इंडिया में जो टेरिटरीज आती हैं वो क्या है, स्टेट्स की टेरिटरी, जो हमारे इंडिया की जो टेरिटरी है वो, जो यूनियन टेरिटरी जो हमने फर्स्ट शेड्यूल में दिया है वो, और आगे चल के जो भी हमारी टेरिटरी हम एक्वायर करेंगे वो इंडिया के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये कहानी हुई पहले की। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 1 सिंपली डील्स विद द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, अब क्या हो गया, चलो डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब जो है आर्टिकल 2 में, कि देखो अगर हमें नए स्टेट्स, याद रखना है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ध्यान देना आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। ठीक है, जैसे कि कोई मान लो आइलैंड अचानक से दिखाई देता है, या वो सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, या फिर कोई स्टेट है जो कि दूसरी कंट्री का इंडिया में आना चाहता है, ऐसी सारी चीजें। ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग पावर देता है पार्लियामेंट को, एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टैब्लिश, या तो जैसे किसी और जगह से इंडिया में स्टेट आ रहा उसको एडमिट कर लेना, या फिर एक नया स्टेट बनाना, जैसे कि कोई आइलैंड आ गया, अब हम बोल रहे हैं हमारी टेरिटरी है, तो जैसा कंडीशन मतलब पार्लियामेंट चाहे जिस भी तरीके से उसको क्या कर सकता है, अपने अंदर ला सकता है। ठीक है, ये पूरी पावर दी गई किसको, पार्लियामेंट को। ठीक है, देख रहे हो, तो देख रहे हो कि यहाँ पे पार्लियामेंट का ज्यादा एक वर्चस्व है स्टेट्स के ऊपर। अभी आगे और इस बात पे क्लियर होगा, और इसीलिए ये हमारा यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर क्या है, इसके अलावा 2 पावर दी गई पार्लियामेंट को। ठीक है, इसका मतलब इससे 2 पावर आती है पार्लियामेंट को, क्या, कि कोई भी नए स्टेट को इंडिया के अंदर वो ले सकते हैं। ठीक है,
और नए स्टेट्स बना सकते हैं, ठीक है। नए स्टेट्स मतलब जैसे मैंने बोला लक्षद्वीप के पास और आइलैंड्स आ गए तो उसको क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पावर मिली पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 के अंतर्गत, ठीक है। देखो नोटेब ये याद रखने वाली चीज है कि आर्टिकल 2 जो है आपका किससे रिलेटेड है, कि नए स्टेट्स जो कि इंडिया के पार्ट नहीं है, नहीं थे, उनको इंडिया के अंदर ले रहे हैं, तो ये हम आर्टिकल 2 से डील कर रहे हैं, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 आपका क्या है, ठीक है। आर्टिकल 3 में जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ऐसे इसमें से मैंने बांट के एक और स्टेट बना दिया उत्तराखंड, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो स्टेट आपके ऑलरेडी है उनकी एरिया में बदलाव किया। जैसे अब नया स्टेट जब मैंने बनाया उत्तराखंड, तो उत्तर प्रदेश की एरिया को कम किया ना, राइट। बाउंड्री को इधर उधर किया, या फिर उसका नेम चेंज कर दिया, जैसे उत्तरांचल का उत्तराखंड, जैसा कुछ भी कर दिया। तो ये सारी चीजों से डील करता है हमारा आर्टिकल 3, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है आर्टिकल 3, ऑथराइजेस द पार्लियामेंट। ऑथराइजेस का मतलब कि पार्लियामेंट को पावर देता है, एक तरीके से ऑथराइजेशन देता है, एक अधिकार देता है कि वो नए स्टेट बना सकता है किसी स्टेट से अलग करके, ठीक है। क्लियर हो रही हमारी बात। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा कोई स्टेट, इससे अलग करके मैंने यहाँ पे अलग से बिहार बना दिया, मान लो यूपी और बिहार एक में थे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है हमारा हमको पावर है हमारे पास, ठीक है। आगे देखते हैं पार्लियामेंट के पास, ठीक है। या तो अलग कर दिया, या फिर दो स्टेट्स को मिला के जो है क्या कर दिया, एक स्टेट बना दिया। क्लियर, दो स्टेट को मिलाया और एक स्टेट बना दिया, तो ये भी पावर भी है। एक स्टेट को अलग करके दो स्टेट बना देना, दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना देना, ठीक है। या फिर एक किसी टेरिटरी को एक स्टेट के अंदर मिला देना। तो ये सारी तरह की जो भी हेर फेर करना चाहे पार्लियामेंट कर सकता है स्टेट के साथ, ठीक है। दैट इज वाई इट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब स्टेट्स के पास अपना अधिकार नहीं है, अपनी, जैसे कि यूएसए की कहानी समझो, अब समझ में आएगा फेडरेशन और यूनियन में अंतर, ठीक है। तो यूएसए में क्या था, कई सारे स्टेट्स मिलके एक उन्होंने नेशन बनाया, बट उन्होंने बोला कि हमारा अपना अधिकार होगा, हम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे। इंडिया में ये केस नहीं है, ठीक है। दूसरी पावर पार्लियामेंट के पास और क्या है कि किसी भी स्टेट की एरिया बढ़ा सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, स्टेट की एरिया बढ़ा रहे हैं। एरिया घटा सकते हैं, एक स्टेट को अगर काट के दो स्टेट बनाए तो एरिया घट रही है। अब देखो ये अलग से क्यों लिखा, बाउंड्रीज तो चेंज हो ही रही है आपकी स्टेट जब ऐसा कर रहे हैं तो। लेकिन मान लो कि अब हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक कोई भी स्टेट है, मैंने बोला कि देखिए यहाँ से कट के एक अलग स्टेट बनेगा, और इस स्टेट की बाउंड्री जो एग्जिस्टिंग स्टेट उसकी बाउंड्री हम यहाँ से यहाँ कर देंगे। मान लो अब ये एरिया सेम रह गया पहले वाले से, ठीक है। तो इसके लिए भी क्लियरली लिखा गया है कि एरिया सेम रहने से मतलब नहीं, हम चाहे तो बाउंड्रीज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सारी कहानी क्लियर हो रही है। और किसी भी स्टेट का नाम बदला जा सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा। अच्छा, इतनी सारी पावर, बट इसके लिए कुछ कंडीशन दी गई। कंडीशंस क्या है देखो, कि पहले आपको प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी इस चीज को लेकर, अगर आप किसी स्टेट का एरिया, नाम, बाउंड्री चेंज करना चाहते हो तो। और प्रेसिडेंट जो है स्टेट यानी विधानसभा को इसके बारे में अवगत कराएगा, बताएगा कि ये चीज है। उनकी रिकमेंडेशन मानना न मानना कंप्लीटली इट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट, ठीक है। बस एक फॉर्मेलिटी है कि आपके स्टेट का नाम चेंज हो रहा है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो देखो अब ये आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 से हम भी बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है इंडिया का पॉलिटिकल मैप को कैसे भी रीड्रॉ कर सकता है, ठीक है। बाउंड्री सेम है बट अंदर कितने भी स्टेट्स बढ़ घट सकते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूटी ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैं बोल रहा था कि कोई स्टेट कब के एग्जिस्टेंस कब तक रहेगी ये हमारा संविधान इसकी गारंटी नहीं देता है। इसलिए इंडिया को बोला जाता है क्या, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, और अमेरिका इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। आई होप कहानी क्लियर हो रही होगी। आप प्रॉपरली लिख सकते हो व्हाई इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, राइट। तो ये कहानी थी आर्टिकल 1। थोड़ा सा समराइज करते चलेंगे बार बार। आर्टिकल 1 ने बताया कि हमारा भारत में हमारा जो नेशन है, राष्ट्र, उसका नाम क्या है, उसकी टेरिटरीज कहां से कहां तक है, क्या टेरिटरीज है उसकी, ठीक है, क्या टेरिटरीज उसके अंतर आएंगी। आर्टिकल 2 ने बोला कि किसी भी नया स्टेट अगर हमको अपने अंदर लेना है तो वो पार्लियामेंट के पास उस चीज के लिए कंप्लीट पावर है। और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा नया स्टेट अंदर लेना है वो भी, और नया स्टेट कोई आ गया उसको स्टैब्लिश करना है तो उसकी भी पावर पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 3 डील करता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, जो ऑलरेडी आपके अंदर हैं, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करना, उनकी एरिया को चेंज करना, उनमें से अलग करके नया राष्ट्र बनाना, नया राज्य बनाना, दो राज्यों को जोड़ के एक राज्य बनाना, ये सारी पावर्स पार्लियामेंट को दी गई, ठीक है। क्लियर, आर्टिकल 3 समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 कुछ नहीं है, आर्टिकल 4 ये बोलता है
कि अब देखो, अब जैसे आपने क्या किया, आपको आपने एरिया चेंज किया, आपने बाउंड्री चेंज की, ठीक है, तो इसके अंदर जो आपने कानून बनाया ना, इसको अलग से अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है इसके लिए संविधान में। सिंपल सी आप अगर सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है आपको पार्लियामेंट में, तो ऐसे लॉज को आप पास कर सकते हो। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि लॉज मेड फॉर एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब कि आर्टिकल 2, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स, ये सब चीजें की आर्टिकल 3 में, इसको अमेंडमेंट के तौर पे नहीं माना जाना चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लॉज को आप सिंपल मेजोरिटी से पास करो और आप किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हो, उसकी बाउंड्रीज बदल सकते हो। इसीलिए बहुत ही आसानी से आजकल नाम बदले जाते हैं, अगर आप देखो तो, ठीक है, क्योंकि सिंपल, जो भी पार्टी के पास मेजोरिटी है, दे कैन डू सच वर्क वेरी इजीली इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो आर्टिकल्स तो पढ़ लिया हमने 4, मतलब कि हमारी चीज हो गई क्लियर, आगे चले। नहीं, तो हम केवल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ नहीं रहे हैं, हम उसे समझ भी रहे हैं, हम भारत की राज्य व्यवस्था को समझ रहे हैं। तो इसलिए हम थोड़ी सी कहानियां भी समझेंगे कि इससे रिलेटेड क्या चीजें हुई, क्या डेवलपमेंट हुई, ठीक है। तो अब देखो, एक चीज हुई इसके बाद क्या, एक बेरूबरी यूनियन केस है, इंपॉर्टेंट केस है, पहले भी बात हो चुकी है इसके बारे में, जब हमने प्रियम्बल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो राइट। तो देखो कहानी क्या थी, एक एरिया था वेस्ट बंगाल में बेरूबरी यूनियन नाम से, ठीक है। इसको क्या किया गया, इसको पाकिस्तान को दे दिया इंडिया ने। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो हमारे पंडित नेहरू थे, उन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान को दे दिया 1960 में, ठीक है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत सीधे बोला कि भाई हम एरिया तो अपना रिड्यूस कर ही सकते हैं अपने स्टेट का, तो उसको उन्होंने 1960 में पाकिस्तान को दे दिया। वहां के लोगों ने समझा नहीं, समझने की कोशिश की चीज को, और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल आया कि देखो, आर्टिकल 3 तो ये कहता है कि आप किसी भी स्टेट की एरिया को डिमिनिश कर सकते हो। तो एरिया का डिमिनिश करने का, एरिया को कम करने का क्या ये मतलब है कि आप दूसरे कंट्री को भी अपनी टेरिटरी दे सकते हो? तो इसका सीधा सा आंसर था कि नहीं, ऐसा नहीं है। और इसीलिए फिर ये चीज करने के लिए क्या किया गया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, और जिसके अंतर्गत फिर बेरूबरी यूनियन पाकिस्तान को दिया गया। चीजें क्लियर हो रही हैं आई होप, ठीक है। अब देखो मतलब क्या है कि आप अपना टेरिटरी, अपना स्टेट किसी दूसरे कंट्री को बिना अमेंडमेंट के सिंपल मेजोरिटी से पास करके नहीं दे सकते हो। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप कोई बाउंड्री डिस्प्यूट, यानी कि क्या, सीमा विवाद सुलझा रहे हो, जैसे कि मान लो क्या था, अब देखो इंडिया बांग्लादेश के केस में क्या था, ठीक है, आपका सपोज ये ऐसे करके यहाँ पे सब बांग्लादेश ऐसे करके है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल, राइट। तो देखो यहाँ पे आपके थे इनक्लेव्स, ठीक है, तो मान लो बांग्लादेश का इनक्लेव यहाँ पे है, इंडिया का इनक्लेव यहाँ पे है, ठीक है। तो बाउंड्री जो है ना, ऐसे एरिया, इनक्लेव्स इज बेसिकली रीजन, ये मान लो ये बांग्लादेश का, ठीक है, 2 कलर्स यूज करते हैं समझो, चलो। और ये रेड वाला जो है इंडिया का है, ये इंडिया का है, ठीक है, इधर इंडिया के इनक्लेव्स हैं और इधर हमारे बांग्लादेश के इनक्लेव्स है, ठीक है। और बाउंड्री हमारी क्या है, बाउंड्री हमारी ऐसे यहाँ से है। तो अब ये बाउंड्री पूरी मतलब क्लियर नहीं हो पा रही है ना, समझ रहे हो, इधर इधर इंडिया का टेरिटरी आ जा रहा है, इधर बांग्लादेश घुस रहा है। तो इसको सेटल करने के लिए क्या किया गया ना, कि 51 जो रीजन्स थे ना वो इंडिया ने ले लिया, और 111 रीजन्स बांग्लादेश को दे दिए, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ काइंड ऑफ रीजन्स, ठीक है। तो ये हुआ, इसके लिए आया हमारा 100th अमेंडमेंट, जिसकी जरूरत नहीं थी, आप ये सिंपली भी कर सकते हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी पूरी हमारी, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, आर्टिकल 3 के अंतर्गत आप एरिया छोटा कर सकते हो, बट आप अपनी टेरिटरी किसी और को नहीं दे सकते, उसके लिए आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। हालांकि अगर आप एक सीमा विवाद सुलझा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहानी क्लियर हो रही है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, इसके बाद है, देखो समझते हैं थोड़ा सा और। तो जब 1950 में हमारी टेरिटरीज ऐसी थी, ठीक है, क्या था, पार्ट देखो 4, बेसिकली 4 फोल्ड्स में था, ठीक है। अभी इसका एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं था, बट था, देखो समझाता हूं मैं। तो पार्ट ए में हमारे क्या थे, जो ब्रिटिश प्रोविंस में जो स्टेट्स थे ना, वो आते थे, ये हो गए आपके ब्रिटिश प्रोविंस के स्टेट्स। पार्ट बी में जो आपके आते थे, क्या आते थे, प्रिंसली स्टेट्स, जिनपे उनका ऑटोनॉमी था, मतलब पूरी तरह से ऐसा वो नहीं था, ठीक है, इस पे सॉवरेनिटी थी ब्रिटिश क्राउन की, बट थोड़े से इंडिपेंडेंट थे काइंड ऑफ, ठीक है, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। ये थे प्रिंसली स्टेट्स। पार्ट सी में जो आप कहते थे, पता हो ब्रिटिश का 2 था ना, आपके प्रोविंसेस और कमिश्नरेट्स। तो इसमें आपके 4 कमिश्नरेट्स और कुछ अलग जो आपके एक्स्ट्रा प्रिंसली स्टेट्स आते थे, ठीक है, 4 कमिश्नरेट्स और प्रिंसली स्टेट्स, और इसमें हमारा था अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरह का हमारा 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था, ठीक है। आई होप दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, तो ये क्लासिफिकेशन दिख रहा है। अब इसके अंदर असम, बिहार, बॉम्बे, ये सारे ब्रिटिश प्रोविंस है, हैदराबाद, JNK, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। इसमें आपके कुछ जो है आपके क्या थे, कमिश्नरेट्स थे, और बाकी के सारे आपके क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन था।
अब हुआ कि इसको कैसे, मतलब स्टेट्स हम कैसे बनाएं, कैसे डिफाइन करें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला ना एक कमीशन आया, धार कमीशन, ठीक है, 1948 में। इसके अंदर एक कमेटी बनी जो कि थी जेवीपी कमेटी। व्हाट इज जेवीपी कमेटी? उस टाइम के तीन मेजर लीडर्स, कौन कौन? जे स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू, ओके, वी स्टैंड्स फॉर वल्लभ भाई पटेल, ओके, एंड पी स्टैंड्स फॉर पी सीतारमैया। ये तीन मेजर लोगों ने क्या किया, इनकी एक कमेटी बनी जिनको जिम्मेदारी गई कि आप बताओ स्टेट्स कैसे बनाने हैं। तो उस टाइम पे एक बहुत ही ज्यादा डिमांड थी कि जो लोग जो भाषा बोलते हैं उनको एक स्टेट में कर दो, तमिल बोलने वाले एक स्टेट में कर दो, मलयालम बोलने वाले एक स्टेट में कर दो, कन्नड़ एक स्टेट में कर दो, हिंदी बोलने वाले एक, मतलब कुछ इस तरह की डिमांड थी, ठीक है। लेकिन इस डिमांड को इस जेवीपी कमेटी ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमने अभी, मतलब अभी अभी पार्टीशन हुआ है रिलीजन के बेसिस पे, अब वापस से पार्टीशन करो लैंग्वेज बेसिस पे, पहली बार तो यूनिटी को अंडरमाइन कर रहा था, उनको ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इस लिंग्विस्टिक डिमांड को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। बातों पे ज्यादा ध्यान दो अभी एट द मोमेंट, क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक डिमांड को जेवीपी कमेटी ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे तो हम नहीं करेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद थे एक कांग्रेस के बहुत ही पावरफुल लीडर फोर्टी श्रीरामुलु, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये बैठ गए भूख हड़ताल पे, एक तरह से अनशन पे बैठ गए, ठीक है। और 56 दिन के अनशन में बैठे, और अल्टीमेटली क्या इनकी डिमांड थी, इनकी डिमांड थी कि एक स्टेट बने, कौन सा, आंध्र प्रदेश करके एक स्टेट बनना है, बनाने की डिमांड थी, ठीक है। और एक इस बेसिस पे, वही भाषा के बेसिस पे, कि जो हमारे तेलुगु भाषी लोग हैं ना, वो एक स्टेट में है आंध्र प्रदेश, ऐसा करके, ठीक है। अभी मैं तो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये बैठ गए, और ये क्या हो गए, ये मतलब इनकी डेथ हो गई इसी डिमांड के लिए जब ये अनशन पे बैठे, और इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारा वो रिवॉल्ट और ऐसी सारी चीज, रिबेलियन, चीजें होने लगी, जिसकी वजह से हमारा आंध्र प्रदेश का गठन हुआ एज फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, ओके। आंध्र प्रदेश जो आपका फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया बना, ठीक है। ये चीजें हुई। अब इसके बाद मतलब ये कमीशन एक तरह से, आप समझ रहे हो, ये जेवीपी कमेटी तरह से फेल हो गई, क्योंकि बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मैनेज द स्टेट्स प्रॉपरली। इसके बाद अगला कमीशन आया हमारा फजल अली कमीशन। इसमें आपके फजल अली थे, पन्नीकर थे, एच एन खुजरू, ऐसे तीन लोग थे, ठीक है। तो ये कमीशन ने भी स्टडी किया, और इन्होंने बोला देखो, लिंग्विस्टिक बेसिस पे कंप्लीटली स्टेट बना देना तो सही नहीं है, बट हम लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजिनिटी, मतलब कि लोगों की घुलने मिलने का और इन सारी चीजों पे बेसिस पे हम स्टेट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्होंने सजेशन दिया, जिसके आधार पे आगे स्टेट बनेंगे। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ये फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन का आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं है, एवरी स्टेट इज इक्वल, ठीक है। तो इसको इन्होंने हटा दिया, ठीक है। अभी कोई क्लासिफिकेशन कोई बटा हुआ नहीं, सारे इंडिया के स्टेट्स है सिंपली, ठीक है, कोई स्पेशल ऐसा कुछ वो नहीं, ओके। और इसके बेसिस पे हमारे स्टेट्स बने, ठीक है। तो अब समझते हैं क्या स्टेट्स बने, ठीक है। देखो अब 1956 में केरला, जो अभी पावर है ना, आपको पता है ना, आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी आपके स्टेट्स हैं आप उनको मिला सकते हो। तो ट्रेवनकोर, कोचीन और साउथ कैनरा मिला के केरला बना, आंध्रा और हैदराबाद मिला के आंध्र प्रदेश बना, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया आपका क्या, एक तरीके से बेसिकली आप एक स्टेट की एरिया को बढ़ा रहे हो, ठीक है। आप दो स्टेट्स को मिला के एक नया स्टेट बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइफर्गेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे आप एरिया कम कर रहे हो, महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग किया गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वो बने, स्टेट्स बने, हरियाणा है आपका पंजाब से अलग हो गया, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हुई। सबसे लेटेस्ट क्या आपका, दो यूनियन टेरिटरीज का बनना, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे डेवलपमेंट हुई फजल अली कमीशन के बेसिस पे, फिर आगे जाके और डेवलपमेंट हुई, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, चारों आर्टिकल्स पढ़ लिया हमने, उससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहे थे वो भी समझ लिया, ठीक है। स्टेट्स हमारे कैसे फॉर्म हुए ये भी समझ लिया। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन अब है कि यूनियन और टेरिटरी, ठीक है, यूनियन वर्ड क्यों कब यूज करते हैं, टेरिटरी कब, ठीक है। तो टेरिटरी बेसिकली आपका एक बहुत ही लार्जर वर्ड है, कि इसमें आपका इंडिया का जो भी, जहां भी इंडिया का आपका एक्विजिशन है, वेर एवर इंडिया हैज एन अथॉरिटी, ठीक है, वो आपका आता है टेरिटरी के अंदर, ठीक है। एक ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है, इसमें आपके सारे स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सारे लैंड मास, सारे आपके जो नॉटिकल जोन है, ये सारे आ गए टेरिटरी के अंदर। दिस इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वेयर यूनियन इज अ पॉलिटिकल टर्म जो कि आपके इंडिया के स्टेट्स के लिए रेफर करते हैं, कि ये यूपी, ये मिला के हमारा एक यूनियन है, ठीक है, एक संघ है, ठीक है। तो ये आपके टेरिटरी और यूनियन टर्म्स में अंतर, वर्ड में अंतर है। बेसिकली टेरिटरी इज अ लार्जर वर्ड, वेयर यूनियन इज काइंड ऑफ अ सब डोमेन ऑफ इट, ठीक है। ये सारी कहानी हो गई। अब चलते हैं एक समरी पे, खत्म करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारा जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का,
ये डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पे, ठीक है, भारत और उसके राज्य, उसके अंदर जो भी आने वाली चीजें उसके ऊपर, ठीक है। जिसमें आर्टिकल 1 हमें बताता है कि हमारा राष्ट्र का नाम क्या है, हमारी टेरिटरी कहां से कहां तक है, क्या टेरिटरीज है हमारी, किस पे हमारा एक्विजिशन है, कैस कौन से लैंड मासेस, कौन सी टेरिटरीज भारत के अंदर आएंगी, ये सारी चीजें आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 आपका बताता है कि आप नए स्टेट्स को भारत में कैसे ला सकते हो, नए जो स्टेट्स अभी पनपे हैं उनको कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो, इसके लिए आपको अमेंडमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये तो आर्टिकल 4 में आएगा, ठीक है। फिर इसमें एक आपका आर्टिकल 2 का अमेंडमेंट है, जिसमें क्या है, सिक्किम को जो है इंडिया के अंदर लाया गया था, ठीक है, तो इसलिए इसमें चेंजेस आए थे। आर्टिकल 3 बोलता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग स्टेट्स है आप उसकी एरिया को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसके नाम को बदल सकते हो, उसके बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हो। इसमें एक कंडीशन बस इतनी सी है कि आपको प्रेसिडेंट को से प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट जो है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एक इन्फॉर्मेशन देगा, दैट इज काइंड ऑफ अ फॉर्मेलिटी ओनली। आर्टिकल 4 जो है आपका क्या बोलता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो पावर है ना पार्लियामेंट के पास, जो उसके रिकॉर्डिंग वो लॉज बनाएंगे, उसको वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, नो नीड फॉर एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये थी पूरी कहानी हमारी पार्ट 1 की, छोटा सा पार्ट है जिसमें आप बेसिकली मकान आपका कहां से कहां तक है, मकान का क्या नाम है, ये बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि उस मकान में रहने वाले लोग कौन होंगे। बेसिकली विल study part 2 that deals with the citizenship part, right, that deals with who are the citizens of India, ठीक है। तो यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, आई होप, एंड टिल द टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।